नई एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। So, how do we define this enthalpy of formation of ion? आप लिखें, it is defined as enthalpy change when 1 mole of ion in aqueous state, aqueous या solution में, from its constituent atoms in standard state या in elemental state। देखो, एक्चुअल में हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर चुके हैं, है ना। तो एंथैल्पी ऐसा नहीं है कि ये बहुत नई टर्म है। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव एक्वस क्या होगा, सो इट विल बी लाइक 1/2 Cl2 in gaseous form giving you Cl नेगेटिव एक्वस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्योंकि यहां पर हम एक्वस फेज ही ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी आयंस होते हैं, ठीक है, आप इसमें लिख लीजिए कि द प्रोडक्ट या द आयंस आर कंसिडर्ड इन एक्वस और सॉल्यूशन फेज बिकॉज दे डू नॉट हैव एग्जिस्टेंस इन गैसियस फेज। मतलब Cl नेगेटिव गैसियस में नहीं मिलेगा आपको, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो है ही एक्वस फेज में। इसलिए जो है हम यहां पर प्रोडक्ट साइड में एक्वस ही ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव एक्वस की बात करें, दे डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी अदर फेज, गैसियस फेज या एनी अदर फेज। तो ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन जो है हम ऐसे लिखेंगे कि जब वो सोडियम सॉलिड से जो है Na पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट होगा, तो जो भी एनर्जी का चेंज आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव एक्वस। इज इट ओके? अच्छा, ऐसे ही आप एक बात ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस फेज is taken as 0 by convention. By convention, and standard enthalpy of formation of H positive ion is taken as 0. बहादुर जी, कॉफी मिलेगी?
अच्छा सुने, इसी तरह से द नेक्स्ट टर्म इज एंथैल्पी ऑफ देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द नेटवर्क। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीन कि अच्छा सो इतना आपने कर लिया। अब एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एंथैल्पी चेंज when one mole of an element gets converted from one allotropic form to another। मतलब जैसे जैसे कार्बन जो है डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो, सो ये एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ कार्बन डायमंड है। ऐसे सल्फर अपनी रोम्बिक फॉर्म से सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में जाए, ठीक है,
वैसे फास्फोरस जैसे व्हाइट फॉर्म से रेड फॉर्म में चला जाए, तो ऐसे केस में हम जो है we will call them as the enthalpy of transition. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल जा सकता है। यहां से यहां के लिए कुछ एनर्जी चेंज होगा तो रिवर्स के लिए जस्ट उसका उल्टा एनर्जी चेंज होगा, तो एक दूसरे में रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ओके। सो जैसे हम एक क्वेश्चन लिखें इससे रिलेटेड, आप द डेल्टा एच कंबशन of carbon diamond and carbon graphite are minus 390 kilojoule per mole and minus 450 kilojoule per mole respectively. What is delta H standard for transition what is the delta H standard transition from diamond to graphite? Can you find this? सॉल्व करें 2 मिनट में। प्लस माइनस कुछ प्लस बोल रहे हैं, कुछ माइनस बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अब सुने, अरे अभी बोलो बोलो ऑनलाइन वालों। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट। सो ऐसे में आपने एक फॉर्मूला किया था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन
इज इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। किया था ना? आप इसको एल्जेब्रिक इक्वेशंस की तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कराया था। आप कंबशन रिएक्शंस लिखे दोनों, देन यू वांट डायमंड ऑन रिएक्टेंट साइड, ग्रेफाइट ऑन प्रोडक्ट, आप उल्टा कर सकते हैं, फिर आपका आ जाएगा आंसर सेम ही आएगा। ये फार्मूला रेडीमेड हमने किया था। तो ऐसे में डायमंड की कितनी है जी? -390 एंड प्लस 450, तो आंसर आ गया +60 किलो जूल पर मोल। बोलो समझ में आई बात? रिएक्शन इज रिवर्सिबल ओनली इन, नहीं नहीं नहीं, सब रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं, दुनिया की जितनी रिएक्शंस है रिवर्सिबल। ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम की इंट्रोडक्शन की। है है तो किसमें नहीं होती? अरे पगलो, तुम रिवर्सिबल किसको लेने लग गए हो? रिवर्सिबल प्रोसेस अलग बात है, रिवर्सिबल रिएक्शन अलग बात है। रिएक्शन बोला ना, तो रिवर्सिबल रिएक्शन तो दुनिया में होती हैं। एक मिनट, उनमें भी मैंने लिखवाया था कि देयर इज नो रिएक्शन जो रियलिटी में रिवर्सिबल होती है, अप टू सम एक्सटेंट वो भी रिवर्सिबल होती है। मतलब जो प्रेसिपिटेट हुआ होगा वो भी कुछ ना कुछ जो है डिसॉल्व होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है ना। ठीक है, तो इसलिए दुनिया में, लेकिन फिर भी मतलब आप इसको जैसे अगर कोई पूछ ही ले तब हम जवाब देंगे कि हाँ भी रियलिटी में नहीं होती, लेकिन कई लिया CO2 बन गया, हम उसको इरिवर्सिबल कहते हैं कि नहीं होता उल्टा। ठीक है ना, लेकिन ये कहें कि पूरा ही नहीं होता वो गलत है। तब हम वापस साइंस पे आ जाते हैं कि नहीं, हो सकता है 100 मॉलिक्यूल इधर से उधर जा रहे हो, या 1 लाख इधर से इधर जा रहे हो, एक आधा वापस भी जा रहा हो। ठीक है, तो इसलिए ठीक है। स्नेहा जी, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर किताब में लिखा होता है। ठीक है, सर्च करो खुद। बिकॉज दैट इज ए वैल्यू। अच्छा, सो अब इसके बाद हमने एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्योंकि कर लिया, सो नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सो नाउ हाउ डू वी डिफाइन दिस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन? आप लिखें, it is defined as the enthalpy change. It is defined as
the enthalpy change when 1 mole of gaseous ion is converted to aqueous form. 1 mole of gaseous ion is converted to aqueous ion or hydrated ion. अब ये आप हाइड्रेशन समझ भी जाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए वी हैव सोडियम पॉजिटिव गैसियस, मान लो सोडियम पॉजिटिव गैसियस है आपके पास, आपने एक्सेस में पानी डाला और वो बन गया सोडियम पॉजिटिव एक्वस। अब बात यह है इस सोडियम पॉजिटिव एक्वस का मतलब क्या हुआ। देखो एक्चुअल में जो सोडियम पॉजिटिव था वो वाटर के कांटेक्ट में जब आएगा तो कुछ ऐसा होगा कि ये Na पॉजिटिव है, तो होगा क्या कि जो वाटर है, हम जानते हैं कि वाटर का नेगेटिव एंड इज O, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, सही बोला जी। तो ऐसे में जो इसका नेगेटिव एंड है, जैसे ही आप सोडियम पॉजिटिव आयन को पानी में डालोगे तो क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है तो पानी अपना नेगेटिव एंड जो है उससे अट्रैक्ट करवाएगा। हर कोई वाटर मॉलिक्यूल ऐसे लाइन होगा कि जो उसके नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव की तरफ हो, तो मतलब एक वीक बॉन्डिंग हो जाएगी ना। कौन सी बॉन्डिंग? आयन डाइपोल इंटरेक्शन हमने किया था, ठीक है, वेंडरवॉल फोर्सेस में। तो ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो गई, और जब अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और ऐसे कितने बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसको घेर सकते हैं, ठीक है। चलो चार्ज बताने की जरूरत नहीं अब। तो ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स घेर सकते हैं, उसकी वजह से जो है ऐसे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इट इज कॉल्ड डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव। ये सोडियम पॉजिटिव आयन का की हाइड्रेशन एनर्जी, सही है बात, समझते जाइए, ठीक है। ऐसे ही Cl नेगेटिव को वाटर का H वाला हिस्सा अट्रैक्ट करेगा। अगर Cl नेगेटिव को आप पानी में डालोगे तो हाइड्रोजन की तरफ वाला हिस्सा जो है बाइंड करेगा उसके साथ, देन अगेन एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है। एक बात का हमने ध्यान रखना है कि ये जो डेल्टा एच हाइड्रेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द आयन and inversely proportional to size, ठीक है। अब यहीं पर मैं थोड़ा और टॉपिक की बात कर दूं इसी में ही, दैट इज के हम लोग जैसे साइज वाइज देखें, सबसे पहले साइज वाइज अगर हम देखें तो अपना सीजियम पॉजिटिव सबसे बड़ा होता है, देन रुबिडियम पॉजिटिव, देन के पॉजिटिव, देन Na पॉजिटिव एंड देन लिथियम पॉजिटिव। एल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूं तो ऑर्डर जो है ये रहेगा। सभी जानते हैं कि सीजियम सबसे बड़ा होगा, लिथियम सबसे छोटा होगा, नो प्रॉब्लम है। किसने? अच्छा मैंने हाइड्रेशन का करा दिया था, फिर साइज उल्टा हो जाता है, डन, सब कुछ करा दिया था, ओके, केमिकल बॉन्डिंग में हो चुका है, कोई बात नहीं, तब बहुत बढ़िया। अब सुने,
तो अब इसके बाद जो है हाइड्रेशन, देखो ऐसा नहीं है कि हाइड्रेशन जो है अपने आयन की ही होनी है, यहां पर एक जो है हाइड्रेशन की अल्टरनेटिव डेफिनेशन आप मान लीजिए कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट। सो इसको हम बोलेंगे इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of anhydrous salt is mixed with required amount of water to form हाइड्रेटेड सॉल्ट। मतलब जैसे कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस है, अगर हम इसमें 1:4 मोलर रेशियो में पानी डालेंगे, सो वी विल गेट कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड। ठीक है, सो जो भी अब होगा इट विल बी कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। दिस टर्म इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट है। कहीं 2 माइनस नहीं है, ये नहीं, ब्रैकेट है, SO4 दैट्स ऑल, CuSO4, ये इक्वल टू समथिंग, जो भी जैसे x जूल्स पर मोल, ये ऐसे लिखा है। ठीक, अच्छा, तो अब नेक्स्ट is lattice enthalpy। सो इसको हम डिफाइन करते हैं द enthalpy change when 1 mole of solid salt is when 1 mole of solid salt is formed from its gaseous ions। मतलब जैसे Na पॉजिटिव गैसियस
plus Cl negative gaseous giving you NaCl solid। सो इसका जो भी डेल्टा H लैटिस होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस भी करा दूं। देयर इज वन थिंग कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो है इज इक्वल टू, मतलब इसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है। U वाले दो सिंबल्स हो गए वैसे, लेकिन हम लैटिस एनर्जी लिखेंगे इसको। इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा H लैटिस। क्योंकि अगर हम लैटिस एंथैल्पी देखें तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। लेकिन यहां पर जो है हम कहेंगे, मान लो किसी में 50 जूल रिलीज हुई तो डेल्टा H लैटिस तो -50 हुआ, लेकिन जो लैटिस एनर्जी होगी उसको हम +50 बोलेंगे। इज इट ओके? तो जैसे अगर मान लो इसमें मान लो -x जूल्स पर मोल है, या x की जगह y लिख लेते हैं, तो इट इज इक्वल टू y जूल। समझ आ गई बात? लैटिस एंथैल्पी को हम उल्टा भी डिफाइन कर लेते हैं। या एक मिनट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of solid salt into its constituent ions in gaseous state। नहीं, एक मिनट, जो लैटिस एनर्जी है ना, देखो लैटिस एनर्जी तो मैंने कहा ये दोनों एक्चुअल में इस डेफिनेशन को आप लैटिस एनर्जी की मान सकते हो, ठीक है, कि जैसे क्योंकि वो पॉजिटिव ही वैल्यू, क्योंकि रिक्वायर्ड है ना, इसलिए लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी के उल्टे सिंबल्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के उल्टे थे, है ना, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के भी उल्टे थे। सो इसलिए क्योंकि आईयूपैक बाद में आया ना, तो लैटिस एनर्जी को तो हम सीधे डिफाइन कर लेते थे, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन गैसियस स्टेट। ठीक है, ये मॉड है डेल्टा एच लैटिस के, मॉड मतलब ऑलवेज इट विल बी प्लस साइन। है, देखो ये नेगेटिव होगी, एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन लैटिस एनर्जी हम प्लस कहेंगे, मैंने एग्जांपल से कह दिया। हाँ, तब
एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, एंथैल्पी साइन वाइज जो है एनर्जी हम पॉजिटिव ही लेंगे। एंथैल्पी और एनर्जी का डिफरेंस समझ जाओ। मैंने कहा कि आप लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव हो। अरे लेते होंगे यार, मैं एनर्जी की बात कहां कर रहा हूं, मैं लैटिस एनर्जी की बात कर रहा हूं। अब तो पूरी कहानी बोलने लग गया, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में नेगेटिव एनर्जी ली थी, तेरे को कुछ चीज याद आ गई। मैं यहां पे बोल रहा हूं, यहां पे रहो। मैं बोल रहा हूं कि लैटिस एनर्जी को हम ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन दैट इज एनर्जी रिलीज जब एक मोल जो है गैसीय आयन से बनता है, क्योंकि वो ओल्ड डेफिनेशन है। बाद में साइन कन्वेंशन आ गई, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब भी एनर्जी रिलीज होगी उसको नेगेटिव लिया जाएगा, जब भी एब्जॉर्ब होगी पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो दो डेफिनेशंस आ गई ना। ठीक है, अच्छा अब सुने नेक्स्ट टर्म, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सो it is the enthalpy change when 1 mole of compound is added in such a large excess of water, या इतना ही काफी है, इन ए लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी में डाल दिया। ठीक है, सो मतलब एक तरह से इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी। ठीक है, तो जैसे सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, उसको आपने एक्सेस ऑफ वाटर में जब डाला तो क्या होगा, Na पॉजिटिव एक्वस बन गया और साथ में Cl नेगेटिव एक्वस बन गया। इट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl सॉलिड। सही बात है, जो भी एनर्जी चेंज आया होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl सॉलिड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब एक बात, जैसे आप यहां पर ध्यान दें, हमने कहा कि इससे इसमें जब कन्वर्ट होगा इट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरा अगर हम करते हैं कि इसको Na पॉजिटिव गैस में कन्वर्ट किया, फिर Cl नेगेटिव गैस में कन्वर्ट किया, ठीक है, सॉलिड से जब हम इसको गैसियस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा H लैटिस, क्या नहीं? देखो, हमने कहा था कि रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इन गैसियस स्टेट, तो लैटिस एनर्जी चाहिए गैसीय आयंस में। मैंने कहा था दोनों के लिए बराबर है, तो दो डेफिनेशन होगी, बने चाहे टूटे, एनर्जी बराबर है। अच्छा, उसके बाद यहां से यहां जो है इट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा H, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रेशन।
क्योंकि हाइड्रेशन को हमने क्या डिफाइन किया था कि जब कोई आयन जो है गैसियस आयन को लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर में उसकी एक्वा स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो सो दैट मींस एक बात तो यहां से पहली बात तो ये क्लियर आ रही है कि डेल्टा एच हाइड्रेशन, ये सॉरी डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। सही बोल रहा हूं, है ना? अच्छा, दूसरी बात यहां से हम कुछ और कंक्लूड करेंगे, दैट इज आपने देखा होगा कि कई बार, या एग्जांपल ले लें, जैसे नमक जो है, आप नमक का टुकड़ा लें तो नमक पानी में डालोगे तो घुल जाएगा, लेकिन अगर हम मार्बल का टुकड़ा डालेंगे तो नहीं घुलेगा। तो वाई? अदरवाइज तो मार्बल भी कैल्शियम और कार्बोनेट में टूट जाता है, ठीक है, लेकिन वो तो टूटता नहीं है। कई चीजें जैसे पत्थर डालोगे आप पानी में नहीं घुलेगा, नमक घुल जाएगा, चीनी घुल जाएगी। तो ऐसा क्या कारण है? घुलने का क्या कारण है? घुलने का कारण यही प्रोसेस है। अगर कोई सॉलिड का सॉलिड ही रहता तो वो नहीं घुलता। तो ये दो स्टेप से गुजर रहा है। तो क्योंकि आप देखिए, इसको यहां पे तोड़ने के लिए क्या है? एनर्जी चाहिए, इसमें एनर्जी चाहिए और इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो एक बात समझ जाइए कि व्हेन डेल्टा एच लैटिस is greater than delta H hydration, substance does not dissolve. ठीक है, जबकि जब डेल्टा एच हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन सब्सटेंस डिसॉल्व्स, मतलब क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो सब्सटेंस है वो हमारा डिसॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज डिसॉल्व नहीं होगा सब्सटेंस जो है, ठीक है। Is it okay? Next thing, अच्छा, नेक्स्ट इज छोटी छोटी टर्म्स हैं बस, ये कॉल्ड इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। हमने देखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, बट नाउ इट इज इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आप डेफिनेशन लिखिए,
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, जैसे मान लो हमने KCl सॉलिड है, इसमें 20 वाटर के मॉलिक्यूल्स डाले, तो क्या हो जाएगा, वी विल गेट KCl डॉट 20 के बाद जो KCl वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करेगा। अब दूसरा है KCl प्लस 150 H2O। सो KCl अब 150 वाटर के साथ जो है बाइंड कर रहा है, इसमें डेल्टा H1 इज सपोज x जूल्स पर मोल, इसमें डेल्टा H2 इज y जूल्स पर मोल। दो अलग अलग बातें होगी ना, दोनों में एनर्जीज अलग अलग रिलीज होंगी, रिलीज या गेन जो भी होगा, ठीक है, होगी तो रिलीज ही, क्योंकि बट ये 100% केसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमने वाटर की क्वांटिटी फिक्स कर दी, ठीक है, लेकिन साथ में हम ये भी लिख लें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच सॉल्यूशन, है ना, ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, इट इज डेल्टा एच सॉल्यूशन, मैं यहां पे लिख लूं डेल्टा एच सॉल्यूशन। सो इसमें तो ऑलरेडी ऑलवेज इनफाइनाइटी होता है ना, तो तब जो है दोनों बराबर हो जाएंगे जब आप वाटर जो है एक्सेस में ही डाल दोगे। समझ आ रही है आपको बात? एनी डाउट है? फिर से पोस्ट करो व्हाट इज देयर। बोर्ड इज नॉट क्लियरली व्हेन यू प्लीज रीड इंटीग्रल। ओके, सो मैं बता रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solute is dissolved in fixed amount of solvent। क्या? So enthalpy change when 1 mole of solute is dissolved in fixed amount of solvent, ठीक है, ओके। So now the next is enthalpy of dilution
When 1 mole of salt is diluted from one concentration to another. Harshdeep Kaur is saying board is not clear. क्यों नहीं है क्लियर भाई? रिफ्लेक्शन इशू हो सकता है. जस्ट चेक इट नाउ. हाँ हाँ, मैं तभी तो मैं साइड होता हूँ ना. मेरे को पता है, वो फील मेरे को भी आ जाता है. हाँ, देयर इज ब्लरिंग. अच्छा, नेटवर्क इशू है. चलिए, अब जो भी है ठीक है. अब जैसा मैंने कहा, एक कंसंट्रेशन से दूसरे में डाइल्यूशन करनी. मान लीजिए जैसे KCl जो है ऑलरेडी 20H2O के साथ जो है डाइल्यूटेड है, मतलब 1:20 रेशियो में डाइल्यूटेड है. और प्लस अगर हम इसमें 130H2O के मोल्स और डाल देते हैं, सो वी विल गेट KCl डॉट 150 वाटर, है ना. तो नाउ इट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू अनदर जो है. ठीक है, ये सो बेसिक डिफरेंस आ गया कि एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जो है और डाइल्यूशन पे चेंज होगी. जैसे अगर आप इसको और करोगे तो चेंज होगी, लेकिन एंथैल्पी ऑफ जो सोल्यूशन है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑलरेडी है. जो इससे पहले नहीं हमने लिखी थी एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, उसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो इसमें क्या है, इसमें आपको एनहाइड्रस से एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन तक जा रहे हैं आप. इसमें क्या है, एक डाइल्यूशन से दूसरे में जा रहे हैं. जैसे एक डाइल्यूशन से आप दूसरे में गए, उसमें क्या है, बिल्कुल एनहाइड्रस से जो है आप कंप्लीट डाइल्यूशन पे गए. उसमें वाटर एक्सेस में है, इसमें पहले हाइड्रेटेड है, एक कंसंट्रेशन से आप दूसरे में जाते हैं. तो इसमें रिएक्टेंट में हाइड्रेटेड नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में लिमिटेड हाइड्रेशन है. इसमें रिएक्टेंट में भी हाइड्रेशन है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रेशन है, लेकिन रिएक्टेंट में कम है, प्रोडक्ट में ज्यादा है. और सोल्यूशन वाले में रिएक्टेंट में बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, सो तीनों की बात ये आ गई. ठीक है, क्या अब बोर्ड थोड़ा क्लियर है? और ये इसी क्लास में इशू आता है, क्योंकि ये ट्यूबलाइट्स यहां पे नहीं, अगर हम इनकी पोजीशंस कुछ इधर जैसे कर दें तो मुझे लगता है फिर भी आएगी. हैं? चलिए,
अरे ये तो शुक्र मनाओ, फिर भी जूम का नहीं, अगर जूम नहीं होता ना, नहीं मतलब जिसको कहते हैं कि नेटवर्क नेट नहीं होता, कल परसों में न्यूज सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। नहीं कल परसों, हाँ सुना है। एरिया पाए नहीं गए हैं, वहां पे उनको रखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुना। अभी कितना टाइम है अपने पास? हाफ एन आवर है। नहीं 5-10 नहीं, ओके। वो भाई यूट्यूब पे है ही नहीं, यूट्यूब पे। अच्छा enthalpy of neutralization. So how do we define this? Enthalpy change when one gram equivalent of an acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of base or vice versa. तो जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है बेस से न्यूट्रलाइज हो या बेस का एसिड से हो, ठीक है ना, तो जो है जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, और साथ में यहां पे आप नोट लिखेंगे एक, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड strong base neutralizations delta H is equal to -57.1 किलो जूल पर इक्वलेंट
और -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्वलेंट। मतलब ये जूल्स और कैलोरीज की कन्वर्जन है, वैल्यू एक ही है, ठीक है ना। कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन होगी तो इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इक्वलेंट हम समझते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। सुनते जाएं, यहां पर कोई बात नहीं, बस 5-10 मिनट्स मोर। अभी अभी उसकी बात करता हूं, ठीक है। अभी सुनिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे जब HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करते हैं, वी गेट द प्रोडक्ट एज NaCl प्लस वाटर। और मतलब इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज इस केस में इज -57.1, ठीक है। जबकि यहां कोई और केस ले लें हम, जैसे KBr HBr, एक मिनट, HBr की जगह H2SO4 ले लेते हैं, आधा मोल, हाफ मोल ऑफ H2SO4 प्लस KOH एक्वस। जब इनकी रिएक्शन होगी वी विल गेट हाफ K2SO4 प्लस H2O लिक्विड। क्या अभी भी प्रॉब्लम आ रही है आपके नेटवर्क में? ओके, सो ओके, मैं भेजता हूं, नोट्स की पिक भेज देता हूं मैं, ठीक है। अभी क्लास के एंड में जो है आई विल ट्राई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट के नोट्स पड़े हुए हैं लास्ट ईयर्स के, तो इसलिए जो है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, सो अब सुने, इसमें भी जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन दैट इज सेम -57.1 किलो जूल पर इक्वलेंट। तो पहली बात यह है कि यहां पर जो HCl है दैट डिसोसिएट्स एज H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जब पानी में डाला होगा ऐसे ही डिसोसिएट करेगा, और NaOH भी पानी में रिएक्ट करने से पहले इसी फॉर्म में डिसोसिएट कर गया होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। और जब NaCl जो बना होगा वो भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएटेड ही होगा, बना भी होगा तो डिसोसिएटेड ही है। तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट का Na ये कैंसिल हो रहे हैं, तो नेट रिएक्शन अगर आप देखें तो यहां पर नेट रिएक्शन क्या हो रही है जी? नेट रिएक्शन ये हो रहा है कि यहां पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलके वाटर बना रहे हैं, सही बात है। आप देखें, और अगर आप H2SO4 को भी देखें तो उसमें भी यही सिचुएशन है कि यहां पे 1 मोल H पॉजिटिव का है, हाफ मोल सल्फेट का है, एंड प्लस 1 मोल K पॉजिटिव का, 1 मोल OH नेगेटिव का है, ठीक है। तो ऐसे यहां पर K पॉजिटिव प्लस हाफ मोल सल्फेट का मिलेगा, हाफ मोल सल्फेट का हाफ मोल सल्फेट से कट हो जाएगा, K से हो जाएगा, सो H और OH मिलके वाटर बना देंगे, H एंड OH मिलके वाटर बना देंगे। दिस इज H प्लस OH मिलके जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। नहीं
वो तो कैलोरीज में होगा, सेम ही बात है। स्ट्रॉन्ग जब भी होंगे, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के हैं। हर बार सेम आएगा, क्योंकि हर बार सिर्फ H और OH मिलकर वाटर ही बनाते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आयंस डिसोसिएटेड फॉर्म में ही होंगे ना। तो जब हर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर वाटर ही बनना है, तो उस केस में जो है सेम ही आएगा। सुनिए, लास्ट बस जो है, नहीं आएगा आपको समझ, मैं रिपीट करूंगा लेक्चर जो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर कोई ट्रबल हो रही है नेटवर्क की, आई विल रिपीट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बट अच्छा, अगर हम कोई वीक एसिड ले लेते हैं, सुन लीजिए, जैसे एसिटिक एसिड ले लिया हमने और साथ में ले लिया NaOH, तो एसिड बेस रिएक्शन तो यहां भी होती है। वी गेट CH3CONa एंड प्लस वाटर, सही बात है, ये हमें मिलता है। सुनाओ, हम इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, इस केस में जो है वो मिलती है हमें -48.5 किलो जूल पर इक्वलेंट। अब बात, ये -48 क्यों आई, 57 क्यों नहीं आई? लॉजिक देखते हैं सबसे पहले। देखो होता क्या है, रिएक्शन तो यहां भी वैसी ही है, लेकिन बात यह है कि यहां पर एसिटिक एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है। वो वीक एसिड होने के कारण, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसको डिसोसिएट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, है ना भाई। एसिटिक एसिड वीक एसिड होने की वजह से उसको कुछ एनर्जी चाहिए डिसोसिएट होने के लिए। और उस एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा H डिसोसिएशन। अब वो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी वो हम निकालते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया होता है कि इतनी न्यूट्रलाइजेशन है जी, ये बताओ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड की कितनी है। पहले मैं आपको फंडा समझा दूं, रिलीज इसमें भी 57.1 नहीं होगी, लेकिन कुछ एनर्जी उसमें से एब्जॉर्ब कर लेगा एसिटिक एसिड अपने को डिसोसिएट कराने में। आप समझ रहे हैं? तो अगर हमें एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, डेल्टा H डिसोसिएशन बाय फार्मूला इज गिवन बाय 57.1 प्लस डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। देखें, इसी में अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये फार्मूला है, अप्लाई अब मैं करने लगा हूं। इट इज 57.1 माइनस 48.5, कितना आएगा ये? 9.4 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर रिलीज 57.1 नहीं हुई थी, लेकिन 9.4 एसिटिक एसिड ने पूरे डिसोसिएट होने में लगा दी, क्योंकि उसको टूटना है, उसका O और H का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसको टूटना पड़ेगा एसिटेट आयन और H पॉजिटिव में। इज इट ओके? आपको बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है। इसलिए जो है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मतलब सॉरी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस या वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कम होगी 57.1 से। इज इट ओके? इनकी फिक्स नहीं है, क्योंकि कोई कम वीक होगा, कोई ज्यादा वीक होगा, तब नहीं निकाल पाएंगे आप। अगर दोनों आपको वीक ही दे दिए तब नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता किसने कितनी एनर्जी कर दी। ठीक है, 8.6 आ रहा है। क्या किया तूने भाई? अच्छा, तो तूने कैलकुलेट भी नहीं किया? ओके, सो चलिए आप एक बार ट्राई कीजिए। मॉर्निंग में भी मैंने लेक्चर लिया है, ठीक है। सो आप
अगर ब्लरिंग यहाँ पे आई होगी तो आप सेम लेक्चर को देख सकते हैं मॉर्निंग वाले में भी, ठीक है, प्राइम बैच के लिए। तो टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मोस्ट प्रॉपर्ली एक लेक्चर का और है, बॉन्ड एंथैल्पी है, बस बॉन्ड एंथैल्पी है वो जरूरी है, ठीक है, बाकी नहीं है। हाँ जी।